यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बहुत सारे मैसेज किए आप लोगों ने कि सर फटाफट रिवीजन लेक्चर चालू कर दो। अब मैं बता दूं, फटाफट हम सीए फाइनल के रिवीजन लेक्चर है वो कंप्लीट करने वाले हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए, जिसका था सबको इंतजार वो घड़ी आ गई है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट अवेटेड लेक्चर, दैट इज द रिवीजन लेक्चर फॉर द मई एंड नवंबर 2023 एग्जाम के लिए। तो चलिए, पहला टॉपिक दैट इज द टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 योर एग्जामिनेशन। असेसमेंट ईयर इज 23-24 एंड प्रीवियस ईयर इज 22-23। एक चीज समझना, अभी जो बजट आया इन द फेब 2023 फर्स्ट फेब 2023 को, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। मई नवंबर 2023 के लिए फिनेंस बिल 2023 जो आया एज ऑन द फर्स्ट फेब 2023, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए नहीं है, तो उस पर ध्यान ज्यादा ना दीजिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सर टैक्स रेट क्या है? तो सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में गाइस बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट मिलेगा अप टू 2,50,000, देयर इज नो टैक्स। 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। लेकिन अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो कि सीनियर सिटीजन है, अब आप बोलेंगे सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? तो मैं बता दूं, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका कि एज 60 ईयर्स और मोर हो गया इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के सबसे पहली कंडीशन यह है कि वो पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। एक चीज समझना, जैसे एक पर्सन है जो यूएसए में लोकेटेड है जिसका नाम है मिस्टर सैम एंड ही इज अ नॉन रेजिडेंट, हिज एज इज 72 ईयर्स, क्या वो सीनियर सिटीजन है? आंसर इज नो। सीनियर सिटीजन मींस फर्स्ट कंडीशन दैट पर्सन शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20%, मोर देन 10 लाख 30%। यहां पे आप देखेंगे सिर्फ 20% 30% का स्लैब रेट है, यहां पे 5% वाला स्लैब रेट नहीं है इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन। अब एक चीज समझना, मैंने बताया सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड सुपर सीनियर सिटीजन एज 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो मैं बता दूं, अपना जो प्रीवियस ईयर है दैट इज द प्रीवियस ईयर 22-23। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि अगर कोई पर्सन है अपना 60th बर्थडे या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एज ऑन द 1 अप्रैल 2023, मिस जो केक काट रहा है दैट इज एज ऑन द 1 अप्रैल 2023 को, अगर वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तब ये मान लिया जाएगा ही हैज कंप्लीटेड द 60 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 31st मार्च 2023 एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जामिशन ऑफ 3 लाख इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो आप कैसे याद रखेंगे कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपना 60th बर्थडे या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो 1 अप्रैल 2023 को कर रहा है, तो भी उसका जो एज है 60 इयर्स या 80 इयर्स का, दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एज ऑन द 31st मार्च 2023 एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जामिशन बेनिफिट ऑफ द 3 लाख और 5 लाख रुपीज इन द प्रीवियस ईयर 22-23। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो उसके पिछले दिन आपकी ऑलरेडी पर्टिकुलर एज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एक बात बताइए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में ये स्लैब रेट लगेगा, लेकिन क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, यहां पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कैसे लगेगा? अगर एसएससी का टोटल इनकम है दैट इज मोर देन 50 लाख रुपीस तभी लगेगा। मींस अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से। मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ सरचार्ज लगेगा 25% की रेट से एंड मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज लगेगा 37% की रेट से। तो मैंने क्या बोला? देखिए, अप टू 50 लाख टोटल इनकम देयर इज नो सरचार्ज, बट मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, मोर देन 5 करोड़ आपका 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज किस पे लगता है? जो भी टैक्स आता है टैक्स में ऐड कर दीजिए आप सरचार्ज। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं 4 तरह की इनकम आपकी ऐसी है। कौन कौन सी? या तो आपका LTCG 112A वाला, LTCG 112A जो शेयर मार्केट से होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख एट द रेट 10%। या दूसरा आपका STCG 111A दैट इज शेयर मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, या फिर आपको डिविडेंड का इनकम मिलता है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द शेयर मार्केट, यू कैन से दैट।
गाइस यहां पे एक अमेंडमेंट इस बार किया है एंड यहां पे इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 वाला है, दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले को भी यहां पे ऐड किया है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कौन सा होता है? जो आपने जैसे प्लॉट बेचा या जो आपने ज्वेलरी बेचा, जो आपने हाउस बेचा, उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। गाइस ये जो 4 टाइप की इनकम ऐसी है ना, ये इनकम कितना भी हो, इन पे आपका मैक्सिमम सरचार्ज है ना वो 15% की रेट से आएगा। इट मींस इन पे 25% या 37% सरचार्ज हिट नहीं करेगा। 4 तरह की इनकम कौन सी? एलटीसीजी 112 है, एसटीसीजी 111 है, एलटीसीजी 112 वाला एंड आपका डिविडेंड का इनकम। ये 4 तरह का इनकम कैसा है? ये जितना भी इनकम हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ दैट इनकम, मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी 15%। यहां पे आपका 25% या 37% सरचार्ज नहीं लगेगा। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। अब आप इसमें एग्जांपल नंबर सीधा 4th देखिए। तो 4th में आप देखेंगे कि यहां पे टोटल इनकम बट एक्सक्लूडिंग स्पेशल दिस 4 टाइप ऑफ इनकम को छोड़ के आपकी अदर इनकम है, दैट अदर इनकम इज 45 लाख। बट दिस स्पेशल इनकम जो है ये आपका 3 करोड़ है। तो टोटल कितना हुआ? 3 करोड़ 45 लाख हुआ। सो व्हेन इट इज मोर देन 2 करोड़ सो सरचार्ज शुड बी 25% ना। बट यहां पे गाइस ये जो आपकी स्पेसिफाइड इनकम है, इन स्पेसिफाइड इनकम पे जितना भी टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना है? 15%। तो स्पेसिफाइड इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। लेकिन सर एक बात बताइए, अदर इनकम जो है वो कितनी बच गई? 45 लाख। सो 45 लाख पे जो टैक्स आएगा उस पे कितना सरचार्ज लगेगा? उस पे भी सरचार्ज आपका 15% ही लगेगा। अब आप मुझे बोलेंगे सर बैलेंस इनकम तो 45 लाख की है ना, इट इज नॉट मोर देन 50 लाख, तो यहां सरचार्ज नहीं आना चाहिए। अरे गाइस एटलीस्ट 15% सरचार्ज तो आएगा ना, बिकॉज आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। सो टोटल इनकम इज 3 करोड़ 45 लाख, इट मींस इट इज अ मोर देन 1 करोड़। तो एटलीस्ट आपका यहां पे सरचार्ज जो है वो 15% तो आएगा ही आएगा ऑन द बैलेंस इनकम ऑल्सो। नाउ गाइस वन मोर पॉइंट, यू कैन चेक द डायरेक्टली पॉइंट नंबर 13 में आप देखेंगे कि आपकी जो अदर इनकम है दैट इज द 3 करोड़, बट आपकी जो स्पेसिफाइड इनकम है वो ओनली 1 करोड़ है। टोटल इनकम कितनी होगी? 4 करोड़। सो इट इज मोर देन द 2 करोड़, 25% आना चाहिए। लेकिन जो स्पेसिफाइड इनकम है उस पे मैक्सिमम सरचार्ज टैक्स पे कितना आएगा? 15%। लेकिन जो अदर इनकम है, क्या अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज यस ना। अदर इनकम देखिए 3 करोड़ है, दैट इज अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है। तो अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज कितना रहेगा? 25%। इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने यहां पे समझा रखा है। देखिए कोई भी एसएससी है उसका इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अगर उसका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो उस पर कोई भी सरचार्ज नहीं। टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में 10% सरचार्ज। इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है उसमें 15% सरचार्ज। मोर देन 2 करोड़ है तब आपको चेक करना है। देखो अगर टोटल इनकम इज अप टू 2 करोड़ है ना, तब तक तो कुछ भी नहीं देखना आपको। अब अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है तो एक चीज समझना, जो आपका ये एलटीसीजी और एसटीसीजी है और आपका डिविडेंड है वो कितना भी हो, मैक्सिमम सरचार्ज उसके टैक्स पे कितना आएगा? 15%। अब आपको ये देखना है कि बैलेंस इनकम कितना है, इन 4 इनकम को छोड़ के बैलेंस इनकम कितना है। अगर बैलेंस इनकम अपने आप में, बैलेंस इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़ तो बैलेंस इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पे 25% की रेट से सरचार्ज। एंड अगर बैलेंस इनकम अपने आप में, बैलेंस इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़ तो बैलेंस इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पे आपका 37%। बट एक बात समझना, बैलेंस इनकम इज नॉट मोर देन 2 करोड़ तो बैलेंस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपका 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा, सब्जेक्ट टू दैट कि आपका टोटल इनकम, ओवरऑल इनकम इज मोर देन द 1 करोड़। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द टैक्स रेट फॉर द कंपनी। सो कंपनीज 2 तरह की होती है, वन इज द डोमेस्टिक कंपनी, वन इज द फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट इज 30%। But guys, in case of domestic company, if turnover or gross receipt of that domestic company for the previous year 2021 is up to 400 crore, मींस 2021 का जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है वो आपका 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 25% हो जाएगा। अदरवाइज टैक्स रेट कितना है? 30% है। फॉरेन कंपनी के लिए आपका टैक्स रेट कितना रहेगा? 40%। तो देखिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए नॉर्मली 30%, बट डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इज अप टू 400 करोड़ है, देन 25%, अदरवाइज 30%। फॉरेन कंपनी के केस में 40% का टैक्स रेट रहेगा। क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगेगा? अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं तो अगर नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज टोटल इनकम आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन एंड ऑल, टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़
अप टू 10 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, एंड इफ टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़ डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म LLP and local authority. Guys, partnership firm LLP and local authority के लिए tax rate is 30%. There is a flat tax rate 30%. Now, surcharge is applicable only if the income is more than 1 crore, and if net taxable income is more than 1 crore, then surcharge is applicable at the rate 12%. 12% की रेट से surcharge लगेगा अगर net taxable income आपका 1 करोड़ से ज्यादा है. अब एक और चीज समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या है कि टोटल इनकम इज अप टू 10,000, then tax rate is 10%, 10,000 to 20,000 then 20%, more than 20,000 then 30%. सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस. यहां पे एक अमेंडमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में और बुक में भी एक मिस्टेक हुआ है, प्लीज आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा. सबसे पहली चीज मैं बता दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज लगेगा लाइक अ डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी के केस में कैसा होता है, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो सरचार्ज कितना लगता है 7%, एंड मोर देन 10 करोड़ देन 12%. तो सेम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी सरचार्ज लगेगा 7% इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, एंड इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ देन आपका 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा. अब एक बात समझना, जब भी आप टैक्स लेते हो उसमें ऐड करते हो आप सरचार्ज, उसमें ऐड करते हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट है वो 4% रहेगा ऑल द केसेस में. अब एक और चीज समझना, उसके आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका कभी कभी इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए ड्यू टू द सरचार्ज. सरचार्ज की वजह से इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाए ड्यू टू द सरचार्ज. आई कैन टेक एग्जांपल, जैसे मान लो ये पहला एग्जांपल है, इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है श्री लिमिटेड, जिसका इनकम है 1 करोड़ 1 लाख एंड सपोज टैक्स रेट इज 30%. सो 1 करोड़ 1 लाख पे आप टैक्स निकालेंगे 30% की रेट से तो 30 लाख 30,000 हो जाएगा. सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस, बिकॉज हियर इनकम इज मोर देन 1 करोड़. सो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो यहां पे सरचार्ज लगेगा. सरचार्ज की रेट क्या रहेगी 7% की रेट से, तो आपने 7% की रेट से यहां पे सरचार्ज ऐड कर लिया तो टोटल हो गया 32,42,100. अब एक बात बताओ, यहां पे इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, सो 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़. अगर इस कंपनी का इनकम ओनली 1 करोड़ होता तो आप ही बताइए इसमें टैक्स कितना आता. मैं बताऊं 30 लाख रुपए टैक्स आता. क्या सरचार्ज लगता है या नहीं? नहीं बाबा, नहीं लगता ना सरचार्ज. सरचार्ज नहीं लगता. अगर 1 करोड़ ही इनकम होता डोमेस्टिक कंपनी के केस में तो सरचार्ज नहीं लगता. कंपनी ने गलती कर दी कि इन्होंने 1 करोड़ 1 लाख कमाया, क्योंकि अगर 1 करोड़ अर्न करते तो टैक्स कितना है ओनली 30 लाख, एंड 1 करोड़ 1 लाख अर्न कमाया किया तो यहां पे टैक्स कितना आ रहा है 32,42,100. यहां पे अगर आप चेक करते हैं तो यहां पे हो क्या रहा है, आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा कितनी बढ़ रही है 1 लाख रुपए, एंड उसकी वजह से आपका टैक्स कितना बढ़ रहा है 2,42,100. सो यहां पे इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है ड्यू टू द सरचार्ज. तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं डोंट वरी, आपका जितना टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है ना ओवर एंड अबोव इनकम उतना हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे. मींस यहां पे आपको 1,42,000 एंड आपका 100 है उतने का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे. हम आपसे 1 लाख रुपए ले लेंगे जो कि 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम है. अब आपको एग्जाम में कैसे करने का, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, सरचार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी. जहां जहां पे आपका मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी जहां जहां पे सरचार्ज लगता है. Means in case of individual HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, you have to check the marginal relief concept. If total income is little bit more than 50 lakh or 1 crore or 2 crore or 5 crore. In case of company, you have to check if total income is little bit more than 1 crore or 10 crore. In case of the partnership firm and all, you have to check when total income is little bit more than 1 crore. आपको चेक करना रहेगा. आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए, जैसे 1 करोड़ 1 लाख है इन केस ऑफ कंपनी, तो यहां पे आपने टैक्स ले लिया, उसमें आप ऐड कर दीजिए सरचार्ज, और ये जो भी अमाउंट आएगा ना इसके बाद में आप लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़. मींस अगर 1 करोड़ का इनकम होता तो कितना टैक्स आता 30 लाख प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़. मींस 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम सीधा निर्मला सीतारमण जी को दे दो 1 लाख रुपए. सो इट्स कम्स टू द 31 लाख रुपए. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अमाउंट है ये ऊपर वाला 32,42,100 दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 31 लाख. सो इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट व्हिचएवर इज लोअर आप कंटिन्यू कर दीजिए.
विच एवर इज लोअर आप कंटिन्यू कर दीजिए तो ये आपका ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ यहां पे हो जाएगा। जैसे मान लो किसी कंपनी का इनकम लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है इन द सेकंड एग्जांपल, तो 10 करोड़ से लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस पे टैक्स निकालेंगे, ऐड कर दीजिए सरचार्ज आपका 12% की रेट से, और उसके बाद आप लिखिए दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़। मींस 10 करोड़ इनकम होता तो कितना टैक्स आता, बट 10 करोड़ इनकम होता तो एटलीस्ट 7% सरचार्ज यहां कंसिडर होता। हाँ, 3 करोड़ 21 लाख आते टाइम, और फिर आप ऐड कर दिए 10 करोड़ के ऊपर वाला कितना इनकम है प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़, तो ऊपर वाला इनकम निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, और इन दोनों में से विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू करिए, ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट आपको मिल जाएगा, और जो भी बचता है फिर आप उसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके, तो आपको नेट टैक्स पेबल है वो आपको मिल जाएगा। इन द सेम एग्जांपल अगला एग्जांपल आप देखेंगे, दैट इज इन केस ऑफ सैम, नॉन रेजिडेंट है, 62 इयर्स, 1 करोड़ 1 लाख है, तो आप 1 करोड़ 1 लाख पे पहले टैक्स निकाल दीजिए, ऐड करिए सरचार्ज 15% की रेट से, फिर अगर आप एक काम करिए, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ के ऊपर वाला इनकम पूरा आप निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, और देखिए विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है वो यहां पे आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 87A का रिबेट। ये 87A का एक रिबेट मिलता है, ये रिबेट किसको मिलता है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। मींस ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, और रेजिडेंट इंडिविजुअल में भी जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज। तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, देन रिबेट मिलेगा कितना, 100% ऑफ द टैक्सेस और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि यहां पे इन पर्टिकुलर केस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगता, बिकॉज 5 लाख तक जो भी टैक्स आएगा स्लैब रेट से वो आपका 12,500 और लोअर आएगा, तो उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ये रिबेट सिर्फ कब मिलता है, जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख 1 रुपीज, देन ये रिबेट नहीं मिलेगा। मैं ऑब्वियसली 5 लाख 1 रुपीज है तो राउंडेड ऑफ होकर 5 लाख हो जाएगा, बिकॉज 10 रुपीज में राउंडेड ऑफ होता है, बट आप समझिए 5 लाख और अगर मान लो 2000 है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, ये रिबेट आपको किसी भी टाइप की इनकम है तो आपको मिल जाएगा, इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला 15% वाला, विनिंग का इनकम है, किसी भी टाइप का इनकम है ये रिबेट आपको मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 वाला है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 वाले के सामने आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। मींस 87A का रिबेट दैट LTCG 1128 वाला जो 10% से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, उसके सामने नहीं मिलेगा, बाकी किसी भी टाइप की इनकम है उसके सामने आपको ये रिबेट 87A का मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका यहां पे विनिंग का इनकम है, फॉर एन एग्जांपल 4 लाख रुपीज इज योर विनिंग इनकम, यू डोंट हैव एनी अदर इनकम, सो विनिंग के इनकम के सामने आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट तो नहीं ले सकते, तो इस पे टैक्स कितना आया, 1,20,000 आया, कैन आई क्लेम द रिबेट ऑफ 12,500? आंसर इज यस, आप 12,500 का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका नेट टैक्सेबल इनकम आता है और जो नेट टैक्स पेबल आता है वो आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। आप नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में क्या करना पड़ेगा, आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में एक सेक्शन आती है दैट इज स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं चैप्टर 12 इनकम टैक्स का, और यहां पे कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स दे रखी है, जैसे 115BA, BAA, BAB, BAC, BAD है वो दे रखी है। पहली चीज तो मैं बता दूं, 115BA को आप इग्नोर कर दीजिए, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं करके, ठीक है, आप इजीली इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में इसकी इंप्लीकेशन नहीं है, कोई भी नहीं लेता है ये सेक्शन। ये सेक्शन बोलती थी कि 25% टैक्स लगेगा, ये सब बेनिफिट सरेंडर करने के बाद, तो भैया ऐसे भी तो 25% आजकल टैक्स लगता है डोमेस्टिक कंपनी को, तो ये सेक्शन का रिलेवेंस नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आईसीआई मटेरियल ने भी इसको इग्नोर किया है। चलिए अब अपन चलते हैं सबसे पहली सेक्शन 115BAA, और 115BAA क्या बोलती है कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी है ना, डोमेस्टिक कंपनी के पास में ऑप्शन है कि डोमेस्टिक कंपनी चाहे, देखो डोमेस्टिक कंपनी पे नॉर्मल टैक्स रेट क्या रहती है, 25%, इफ प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, अदरवाइज 30%। बट गाइस ये सेक्शन ये बोलती है कि डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो टैक्स पे कर सकती है ओनली 22% की रेट से, ओनली 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है। बट गाइस 22% इज नॉट अ इफेक्टिव टैक्स रेट। इस 22% की टैक्स रेट में ऑलवेज आपको 10% की रेट से सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा एंड 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा। मिस इफेक्टिव आपका टैक्स रेट हो जाएगा 25.168%। सो डोमेस्टिक कंपनी के लिए यहां पे 22% is tax rate plus 10% surcharge plus 4% health and education cess, तो effective tax rate is 25.168% for the domestic company.
लेकिन एक चीज समझना, मैं इसको बार बार बोलते टाइम 22% ही बोलूंगा, तो 22% बट 10% सरचार्ज ऑलवेज. नाउ क्वेश्चन इज दैट सर दिस 10% surcharge always, it means even that income is a 10 lakh, then also this 10% surcharge? Answer is yes, irrespective of amount of income. Here surcharge is 10%, health and education cess is 4%, so effectively it is a 25.168%. लेकिन सर एक बात बताइए, व्हाट अबाउट द लाइक, ये तो बिजनेस की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, इज दैट इज आल्सो टैक्सेबल एट द रेट 25.168%? आंसर इज यस. बट सर व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, लाइक एलटीसीजी टैक्सेबल एट द रेट 20% और एलटीसीजी 1128 10%, एसटीसीजी 1111 15%, विनिंग 30%. व्हाट अबाउट द अदर इनकम? गाइस दैट अदर इनकम विल बी टैक्सेबल एज पर स्पेशल रेट्स ओनली. That is taxable as per special rates only, but always remember in that also you have to add the 10% surcharge and 4% health and education cess. So जो भी स्पेशल रेट रहेगी उसमें 10% आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए, 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए. लेकिन एक चीज समझना, सर आप बोल रहे हो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द डोमेस्टिक कंपनी. सर कौन सी डोमेस्टिक कंपनी? न्यू वाली, ओल्ड वाली? कोई भी डोमेस्टिक कंपनी. न्यू वाली है तो भी चलेगा, ओल्ड वाली है तो भी चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग है तो भी चलेगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो भी चलेगा, लिस्टेड है तो भी चलेगा, अनलिस्टेड है तो भी चलेगा. कोई भी डोमेस्टिक कंपनी चाहे इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है एंड 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है. एक और चीज समझना, अगर कोई भी कंपनी है इस सेक्शन का बेनिफिट लेती है तो उसको मैट नहीं लगेगा. जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट नहीं लगेगा. लेकिन सर व्हाट अबाउट द मैट का क्रेडिट? बिकॉज अर्लियर अगर पहले वो सेक्शन नॉर्मल प्रोविजन, पहले ये कंपनी नॉर्मल प्रोविजन में थी तो उस पे मैट क्रेडिट पड़ा होगा, और मैट क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर द 15 असेसमेंट ईयर. तो मैट क्रेडिट का क्या होगा मैं बताऊं, मैट आपका लैप्स हो जाएगा. जो भी मैट क्रेडिट बचा है वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है. तो ये बेटर है कि पहले आप मैट क्रेडिट को एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इस सेक्शन में आइए, उससे पहले आप इस सेक्शन में मत आइए करके, ठीक है. अब एक और चीज समझना, कंपनी के लिए सिर्फ 22% की टैक्स रेट, मजा आ गया ये तो. लेकिन बेटा अगर कंपनी ये सेक्शन का बेनिफिट लेती है तो कंपनी को कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कोई चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी. सर कौन कौन सी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कंपनी है वो ये सेक्शन का बेनिफिट लेती है तो कंपनी 10AA का डिडक्शन नहीं ले पाएगी. 10AA दैट एसईजेड वाला जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा. कंपनी को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)A में होता है, वो नहीं मिलेगा. एक 32AD पहले होता था, अभी नहीं होता. इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. उसके बाद में 33AB एंड ABA, 33AB एंड ABA, यू नो दैट टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट एंड साइट रेस्टोरेशन अकाउंट, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च वाला होता है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2, 2A, 3 एंड 35 का सबसेक्शन 2AA एंड 35 2AB है, इसका डिडक्शन उस कंपनी को नहीं मिलेगा. इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, जो भी आपने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा था सेक्शन 35 में जो डोनेशन वाली डिडक्शंस थी, वो डोनेशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी. डोनेशन अपन किस किस को देते थे पहले पता है आपको? मैंने बताया था राहुल आईसीयू के रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते थे, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. सोशल स्टैटिस्टिकल के लिए नहीं मिलेगा. इंडियन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलेगा. आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को देते थे तो नहीं मिलेगा. तो ये 35 में जो डोनेशन के डिडक्शन थे वो आपको नहीं मिलेंगे. 35AD that is specified business, that 14 business, you know that hotel, hospital, cold chain facility, warehousing, agriculture, sugar and all, slurry pipeline, वो सब डिडक्शन नहीं मिलेगा. 35 CCC and CCD that is agriculture extension project and guys that is skill development project, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. As well as the any deduction under chapter 6A, guys under chapter 6A का एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. ATG, ATGGB, ATGGC, वो कोई डिडक्शन उस कंपनी को नहीं मिलेगा. बट 3 डिडक्शन मिलेंगे. कौन से? ATJJAA, ATLA एंड ATM. ATJJAA वो न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, उस पे 3 इयर्स तक आपको 30% सैलरी पेड का डिडक्शन मिलता है, वो मिलेगा. ATLA क्या होता है? अगर IFSC में लोकेटेड कंपनी है तो उसको 10 ईयर तक डिडक्शन मिलता है, वो मिलेगा. और ATM क्या होता है? जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होता है, वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का डिडक्शन मिलता है, वो आपको मिलेगा. तो ये 3 डिडक्शन आपको मिलेंगे, बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कंपनी है वो ये सेक्शन को ऑप्ट करती है तो कंपनी को क्या क्या चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी. सबसे पहले 10AA डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33AB ABA का नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन के डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, और 35AD नहीं मिलेगा, 35 CCC एंड CCD का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 3, दैट इज ATJJAA ले सकते हैं, ATM ले सकते हैं और ATLA ले सकते हैं, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं ले सकते. अब एक और चीज समझना भाई, भैया ये सेक्शन का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा,
बट इससे रिलेटेड अगर कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है इन सेक्शंस की वजह से, या पुराना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे केस में मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने ये सेक्शन का बेनिफिट ले लिया 115BAA का, और हमारा पुराना कोई 35AD सेक्शन की वजह से कोई लॉस है, होटल का कोई लॉस है 35AD की सेक्शन की वजह से, क्या उस लॉस को अभी सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो, वो लैप्स हो जाएगा। एज वेल एज द अगर कोई पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन में एडिशनल डेप्रीशिएशन है, बिकॉज एडिशनल डेप्रीशिएशन का डिडक्शन अब आप नहीं ले सकते, बट पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है उसमें एडिशनल डेप्रीशिएशन है, वो एडिशनल डेप्रीशिएशन भी आप नहीं ले सकते, वो भी आपका लैप्स हो जाएगा। वो एडिशनल डेप्रीशिएशन भी आप नहीं ले सकते, वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं कि अगर कोई भी पुराना आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन में एडिशनल डेप्रीशिएशन है, या पुराना कोई भी इन सेक्शंस की वजह से कोई भी लॉसेस वगैरह है, तो वो लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो, आप अगर ये सेक्शन ले लेते हो, तो भैया आपको 22% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा, बट इस सेक्शन से बाहर नहीं आ सकते। एक बार आपने ले ली, आपको हर साल ये सेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। बट इन फ्यूचर में जाके अगर मान लो आपने कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया, जैसे आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया एंड ऑल, कंडीशन का वायलेशन कर दिया, तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे, फिर वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते, फिर वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। अब एक और चीज समझना कि सर अगर ये सेक्शन का हमको बेनिफिट लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, दैट इज द फॉर्म नंबर 10IC करके, आपने ऑफिस में किया होगा। 10IC रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले अगर आप फाइल कर देते, तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर लेंगे और आपको सिर्फ 22% की रेट से टैक्स है वो पे करना रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 115BAB। देखो आपको एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन मिलेगा ना, दैट इज फ्रॉम द PGBP, उसमें आइदर 115BAB पूछा जाएगा या 115BAA पूछा जाएगा। मेजर चांसेस 115BAA के बनते हैं, तो इस चीजों को प्रोविजन को बड़ा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद 115BAB, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास में इस सेक्शन में ऑप्शन है कि भैया वो कंपनी टैक्स पे कर सकती है ओनली 15% की रेट से, ओनली 15% की रेट से टैक्स पे करेगी। बट क्वेश्चन इज दैट सर 15% मींस क्या? नेट 15%? आंसर इज नो। 15% plus 10% surcharge and guys 4% health and education cess, so effectively it will be the 17.16%. so only 17.16% है उस रेट से डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना है। बट एक चीज समझना, मैं यहां पे बोल रहा हूं डोमेस्टिक कंपनी, बट न्यू डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। पहली चीज तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन कि वो कंपनी न्यू होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यू? तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वो न्यू कंपनी किसको बोलेंगे? कि वो डोमेस्टिक कंपनी जो है वो सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 के बाद में सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई है। एंड गाइस उस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है अप टू 31 मार्च 2024। यहां पे लास्ट ईयर तक 2023 था, नाउ दिस इज द अमेंडमेंट एंड दे मेड इट 2024। तो देखिए मैंने क्या बोला कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। न्यू का मतलब इट हैज टू बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड इट हैज कमेंस्ड द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टिल 31 मार्च 2024। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हैं 15% टैक्स रेट, यहां पे भी सरचार्ज लगेगा? यस, मैंडेटरी सरचार्ज 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, इफेक्टिवली इट इज 17.16%। बट गाइज यहां पे जो है ना, ओनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15%। मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो रहेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम जो रहेगी दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15% प्लस 10% प्लस 4% ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट सर अदर इनकम? जैसे कंपनी को कोई हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, अदर सोर्सेज का इनकम हो गया, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 22% प्लस 10% प्लस 4%। बट यहां पे एक कंडीशन है कि अगर कोई कंपनी 115BAB लेती है, तो हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज में वगैरह कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। मींस हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस इनकम विल बी टैक्सेबल, दैट वो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, वो भी नहीं मिलेगा, वो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। मींस ग्रॉस इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 22%। लाइक डिविडेंड है, डिविडेंड के सामने अदर सोर्सेज में यू नो दैट डिविडेंड के सामने वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अप टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, वो भी नहीं मिलेगा। मींस टोटल जो भी अदर सोर्सेज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इट विल बी टैक्सेबल, ग्रॉस इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 22%। अब एक और चीज समझना,
व्हाट अबाउट द कैपिटल गेन? कैपिटल गेन में जैसे स्पेशल रेट्स की जो इनकम होती है, वो स्पेशल रेट्स की इनकम स्पेशल रेट से ही जाएगी। एलटीसीजी 112 है 10%, एसटीसीजी 111 है 15%, एलटीसीजी 20%, विनिंग का इनकम 30%। स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से ही जाएगी, लेकिन उसमें भी 10% की रेट से आप सरचार्ज ऐड करेंगे, 4% की रेट से आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया डेप्रिशिएबल असेट या नॉन डेप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखो 111 वाला तो 15% से जाता है, व्हाट अबाउट द अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्रिशिएबल असेट वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल असेट है, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15%। क्योंकि एक बात बताइए, जब आपने डेप्रिसिएशन लिया होगा तो पीएनडल के डेबिट में डाला होगा, बिजनेस की इनकम कम हुई होगी, और बिजनेस की इनकम कम हुई तो आपने 15% टैक्स सेव किया होगा, तो 15% टैक्स सेव किया होगा। अब अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उस पर 15% की रेट से आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉन डेप्रिशिएबल असेट पे है तो उस पर 22% की रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं आगे जाके बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको टैक्स रेट बताया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो भी इनकम रहेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा 15% की रेट से, प्लस 10% प्लस 4% करके। ठीक है, उसके बाद में जो अदर इनकम होती है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है या अदर सोर्सेज का इनकम है, 22%। स्पेशल रेट की इनकम स्पेशल रेट से ही, और आपका डेप्रिशिएबल असेट को बेचने से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 15%, और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपका 22% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन को लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मैट नहीं लगेगा। मैट क्रेडिट का कोई क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको इसमें आगे जाके मैं बताऊंगा, जब आप अपना पहला रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, ये कंपनी जब अपना पहला रिटर्न फाइल कर रही है तब उसको ये सेक्शन ऑप्ट करनी पड़ेगी, और जब पहला रिटर्न फाइल कर रहे हो तब ये सेक्शन ऑप्ट करनी पड़ेगी, तो मैट क्रेडिट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे बहुत सारी कंडीशंस है, वो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कंपनी को अगर 15% की रेट से टैक्स पे करना है। सबसे पहली कंडीशन, कंपनी शुड बी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड इट शुड स्टार्ट द कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टिल 31 मार्च 2024, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये कंपनी स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं बनी हो, मींस इट शुड बी अ न्यू कंपनी, नया बिजनेस होना चाहिए, नई कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, अमलगमेशन कर दिया, उससे कंपनी बना दी, नहीं, इट शुड बी अ न्यू कंपनी। थर्ड कंडीशन के जो भी कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी लगेगा ना, वो सब न्यू होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी द न्यू, बट इसका दो एक्सेप्शनल है केसेस है। वन इज द, आपके टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% तक आपका सेकेंड हैंड हो सकता है, या फिर जो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी आपका लाएगा भले वो सेकंड हैंड है, इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। सो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो सेकंड हैंड है, तो भी वो न्यू ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब एक और चीज समझना, ये कंपनी कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं कर सकती जो पहले एज अ होटल यूज हुई थी या एज अ कन्वेंशनल सेंटर यूज हुई थी। तो यहां पे दिल्ली में पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जिसको होटल में कन्वर्ट कर दिया था, कन्वेंशनल सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था, और उन्होंने उधर डिडक्शन मिलता था पहले 80 में, आई थिंक IDIC में ऐसा डिडक्शन मिलता था। वो डिडक्शन क्लेम किया है, तो वो वाली होटल, वो वाली बिल्डिंग को आप इस बिजनेस में यूज नहीं कर सकते। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग यहां पे यूज नहीं होगी इस बिजनेस में जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशनल सेंटर यूज हो चुकी है। एक और चीज समझना, यहां पे एसएससी क्या करना चाहिए पता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए, एज वेल एज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू दैट बिजनेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है उस बिजनेस से रिलेटेड, या फिर जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू दैट बिजनेस, एंड वॉट एवर गुड्स दे हैव प्रोड्यूस उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये एक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, कुछ चीजें ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं आएगी। सबसे पहला, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हो दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड, अगर कोई माइनिंग का बिजनेस कर रहे हो, माइनिंग बिजनेस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। अगर बोटलिंग ऑफ गैस इनटू द सिलेंडर, अगर गैस के सिलेंडर आप बना रहे हो, बोटलिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। जो मार्बल ब्लॉक्स होते हैं उसको आप टाइल्स या स्लैब्स में काट रहे हो, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ द मूवी है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है करके, ठीक है। या फिर एनी अदर बिजनेस कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीजें नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक इनटू स्लैब या टाइल्स इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ द मूवी इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ने क्लेरिफाई किया, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो पावर जनरेशन रहेगा, दैट पावर जनरेशन इज ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा और उस पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी कंपनी को 15% की रेट से टैक्स पे करना है ना, तो कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी। कौन कौन सी? जो अपन ने 115BAA में पढ़ा था वो का वो। पहला तो 10AA SEZ का डिडक्शन नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, 33AB ABA नहीं ले सकते, साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो नहीं ले सकते, 35AD नहीं ले सकते, 35CCC CCD नहीं ले सकते, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं ले सकते, दो को छोड़ के 80JJAA एंड 80M। 80JJAA और 80M ले सकते हैं। 80JJAA न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं 30% वाला, और 80M इज इंटर कॉर्पोरेट और इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड करके, ठीक है, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे 80LA नहीं है। 80LA बेसिकली सर्विस सेक्टर को मिलता है, IFSC में लोकेटेड, और IFSC में लोकेटेड होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते करके, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे 80LA का जिक्र नहीं हुआ है, तो 80JJAA ले सकते हैं, 80M ले सकते हैं, बाकी कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो आप नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, अगर इन डिडक्शन की वजह से कोई भी पुराना कोई लॉसेस है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नॉर्मली आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नई कंपनी है, तो इन सेक्शंस की वजह से पुराना लॉस डिडक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। बट हो सकता है ना, जैसे एक कंपनी हमारी है जो 115BAB ले रही है, बट आगे जाके क्या हुआ, किसी दूसरी कंपनी से अमलगमेट हो गई, तो आगे जाके फ्यूचर में तो हो सकती है 5 ईयर्स बाद अमलगमेट हो गई। अब अमलगमेट हो गई तो वो दूसरी कंपनी के जो लॉसेस वगैरह रहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी के, वो अमलगमेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकती है। तो वो अमलगमेटिंग कंपनी के जो लॉसेस है वो अगर इन सेक्शंस की वजह से है, तो वो लॉसेस है, ये हमारी वाली कंपनी है, उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जितनी भी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तभी आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन का वायलेशन हो गया तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, नॉर्मल प्रोविजन में चले जाएंगे, ठीक है। और एक बार अगर इस सेक्शन से बाहर आ गए तो वापस आप ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना कि अगर मान लो आपने ये 3 कंडीशन में से कोई कंडीशन का वायलेशन हुआ है, ये 3 कंडीशन कौन कौन सी? या तो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, वो प्लांट एंड मशीनरी आपका लाइक 20% से ज्यादा सेकेंड हैंड हो गया, या फिर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर ली जो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर था, या फिर आपने कोई भी लाइक आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं रहा, तो उस पर्टिकुलर केस में आप 115BAB से बाहर आ जाओगे, मींस 15% से बाहर आ जाओगे, लेकिन आप 115BAA में जा सकते हैं, 22% वाली सेक्शन में जा सकते हैं। आप 22% वाली सेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा मैंने यहां पे नोट दे रखा है कि अगर आप 3 और 5 जो है आपका, जो भी कंडीशन 3 to 5 होना चाहिए था, अगर यहां पे वायलेशन हो जाता है 3 to 5 वाली कंडीशन में, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इन सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, बट आप 115BAA में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर ये सेक्शन का बेनिफिट किसी भी एसएससी को लेना है, किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को लेना है, तो जो फर्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तब उनको ये सेक्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दैट इज द फॉर्म नंबर 10ID। तो 10ID फॉर्म है, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक बार आप इसमें आ गए तो बाहर नहीं जा सकते, बट अगर कोई कंडीशन वायलेट कर दी, बाहर चले गए, तो वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। अब एक और चीज समझना, बहुत बार लोग क्या करेंगे, इस कंपनी का प्रॉफिट इन्फ्लेट करेंगे और उनके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो कम करेंगे। कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मेरी 2 कंपनी है, मैं दोनों में शेयर होल्डर डायरेक्टर हूं। एक मुंबई में कंपनी है जिसमें नॉर्मल टैक्स लगता है 25-30%। एक कंपनी ऐसी है जो मैंने कहीं पे राजस्थान के मान लो जयपुर में स्टार्ट की और वहां पे 15% वाली 115BAB लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, जयपुर वाली कंपनी का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा और मुंबई वाली का कम बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, जयपुर की कंपनी जो है वो मान लो सेल्स रिकॉर्ड करती है और परचेस कर रही है मुंबई की कंपनी, और वो हाई वैल्यू पे सेल बताती है। तो हाई वैल्यू पे सेल बताएगी तो उधर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उधर क्या 15% ही तो टैक्स लगता है, इधर प्रॉफिट कम हो जाएगा, इधर सेव हो रहा है 25-30% मुंबई की कंपनी में। तो पीपल में डू दैट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। सो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा कि ये कंपनी है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रही है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया ना, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा, उस पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा, एंड 10% आपका सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से है वो आपका लग जाएगा। मींस इट विल बी इफेक्टिवली अप्रॉक्स आपका 35% के आसपास आएगा, और वो 35% के आसपास है, उतना टैक्स है उस कंपनी को लग जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, तो यहां पे पहले पेज पे भी आप देखोगे तो यहां पे मैंने आपको दे रखा है कि अगर कोई भी एक्सेस प्रॉफिट हुआ तो 30% प्लस 10% प्लस 4% मींस 34.32% है, उस रेट से असेसिंग ऑफिसर है वो टैक्स लगाएगा। दिस इज द सेक्शन 115B
ए बी। यहां पे मैंने दोनों सेक्शन का कंपैरिजन दे रखा है, बी डबल ए का और बी ए बी का, और आपको चाहिए तो ये कंपैरिजन आप एक बार ड्रॉ रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 115 बीएससी। 115 बीएससी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, बट ये जो है न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 बीएससी वाली, सीए फाइनल लेवल पे क्वेश्चन आने का, बड़ा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल का असेसमेंट नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल पे पूछते हैं। तो सीए फाइनल के लिए 115 बी डबल ए या बीएबी है, वो एग्जाम में आने के चांसेस है वो 99.99% है। बीएससी का चांस है या तो डीटी डबल ए वाले क्वेश्चन में आ सकता है, या कोई छोटा सा क्वेश्चन है वो बीएससी से बन सकता है। तो 115 बीएससी इज रिलेटेड टू द, इसको बोलते हैं न्यू टैक्सेशन रिजिम फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब एक बात समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में ऑप्शन है कि इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे तो यहां पे ये वाले स्लैब रेट से टैक्स पे कर सकता है। Up to 2,50,000 there is no tax, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10, 5 lakh to 7 lakh 50,000 10%, 750 to 10 lakh 15%, 10 to 1250 20%, and 1250 से 15 lakh 25%, and guys here 15 lakh से जितना भी ऊपर का इनकम रहेगा उस पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, ये तो बहुत बढ़िया वाला स्लैब रेट हो गया, 6 टैक्स रेट 6 स्लैब है करके, ठीक है, मजा आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ कौन सा, जो रेजिडेंट है वो, या नॉन रेजिडेंट भी ले सकता है, आंसर इज ये नॉन रेजिडेंट भी ले सकता है। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताइए, अभी आपने बताया था सीनियर सिटीजन के केस में एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपका 3 लाख एंड 5 लाख का होता है, तो क्या यहां पे भी 3 लाख 5 लाख होगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो। मीन सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पे बेसिक एग्जेम्पशन मैक्सिमम है वो 250 रहेगा, यहां पे 3 लाख 5 लाख नहीं होगा अगर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन ये वाली सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं तो। लेकिन सर यहां सरचार्ज कैसे लगेगा, एक बात बताओ, 115 बी डबल ए एंड 115 बी ए बी में मैंने आपको बताया था फिक्स सरचार्ज है 10%, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपका सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम को। अगर टोटल इनकम आपका 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ देन 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ देन 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, मोर देन 5 करोड़ देन 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। स्पेशल रेट्स की इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेते हो तो आपको एएमटी नहीं लगेगा, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स टॉपिक है एएमटी नहीं लगेगा, पुराना एएमटी क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेते हो। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर कोई भी एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ है वो ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी, कुछ बलिदान देने पड़ेंगे। क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे, एक एक हेड वाइज देखते हैं। सबसे पहले अंडर द हेड सैलरी, अंडर सेक्शन 16 यू नो दैट 3 डिडक्शन मिलते हैं। एक तो आपको डिडक्शन मिलता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो नहीं मिलेगा। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा जो एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है वो पता है 40% 50% ऑफ सैलरी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा जो एलटीसी का एग्जेम्पशन होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, जब आप इंडिया में कहीं पे भी घूमने जा रहे हो आपका एम्प्लॉयर पैसा देता है उसका एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(5), वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में जो अलाउंसेस के एग्जेम्पशन होते हैं अंडर सेक्शन 10(14) करके, ठीक है, वो अलाउंसेस के एग्जेम्पशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अलाउंसेस के एग्जेम्पशन कौन से आपको याद रहेगा इंटरमीडिएट तो, दैट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ऑल। सो उसमें पता है 300 500 300 100 एंड ऑल मिलता था, वो सब नहीं मिलेगा। तो अलाउंसेस के कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, बट इसके 4 एक्सेप्शन है, दैट इज द डीटीडीसी। डीटीडीसी जो 4 एक्सेप्शनल केसेस है, ये 4 एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं अलाउंसेस पे। सबसे पहले है डी का मतलब होता है दिव्यांग एम्प्लॉय, जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, दिव्यांग एम्प्लॉय है। दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए एक कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है मैक्सिमम 3,200 पर मंथ का, वो एग्जेम्पशन वो दिव्यांग एम्प्लॉय ले सकता है, भले वो इस 115 बीएससी वाली न्यू सेक्शन को फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज दैट इज द टीडीसी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डी का मतलब डेली अलाउंस और सी का मतलब कन्वेंस अलाउंस। और एक बात बताऊं, ये जो आपका ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस है, डेली अलाउंस है एंड कन्वेंस अलाउंस है, इसका एग्जेम्पशन कितना मिलता है, जितना एक्चुअली एक्सपेंडिचर इंकर करता है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने जितना एक्चुअली एक्सपेंडिचर इंकर किया ना उतना एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकता है एम्प्लॉय। इवन एम्प्लॉय है वो न्यू टैक्सेशन रिजिम को फॉलो कर रहा है। अब एक और चीज समझना, अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 24(b) में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है, 30,000 और 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए या 30,000 का जो डिडक्शन मिलता है, 30,000 और 2 लाख रुपए का जो डिडक्शन मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा।
सर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलओपी डीएलओपी, उसके केस में क्या डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट का आंसर इज यस, मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है उस लॉस को आप किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप ये न्यू सेक्शन ले लेते हो। तो अगर आप ये न्यू सेक्शन ले लेते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है, अगर डीएलओपी एलओपी की वजह से जो लॉस आया, एसओपी में तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो आप एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम नहीं लोगा। लेकिन एलओपी डीएलओपी में लॉस आया तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस होता है उसको दूसरे हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो अप टू मैक्सिमम 2 लाख, बट वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपने न्यू सेक्शन का बेनिफिट ले लिया। उसके बाद में अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के केस में वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो 10AA का डिडक्शन नहीं लेगा। उसके बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33AB एबीए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो डोनेशन वाली जो सेक्शन होती है साइंटिफिक रिसर्च में वो नहीं मिलेगा, और 35AD एंड 35CCC का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आईएफओएस के केस में आपको पता है माइनर का इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है ना, तो पेरेंट्स को वहां पे एक एग्जेम्पशन मिलता है 1500 का, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो पेरेंट को 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है वो 1500 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद एमपी एमएलए जो होते हैं, एमएलसी होते हैं, उनको क्या होता है कि भैया 1017 में एक डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन का जो एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन पे बेसिकली डिडक्शन मिलता है कि जितना फैमिली पेंशन मिला है उसका 1/3 या फिर 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर, तो वो जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में जाते हो। अगर मैं बात करूं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। एटीसी, एटीडी, एटीडबलडी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, एटीजी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 मिलेंगे, कौन सा? एक तो ATJJAA और एक ATCCD2। ATJJAA क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं, उस पे जो सैलरी देते हैं 3 इयर्स तक 30% उसका डिडक्शन मिलेगा। और ATCCD2 क्या होता है? ATCCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन द एनपीएस। एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना बोल सकते हो आप करके, ठीक है। तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय उसका डिडक्शन लेता है ATCCD2 में कितना? 10% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर। बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहां पे 10% की जगह आपका 14% हो जाता है, तो वो वाला डिडक्शन ले सकते हैं, ATJJAA ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, ये जितनी भी सेक्शंस अपन ने डिस्कस की कि ये बेनिफिट नहीं लेंगे, इसकी वजह से अगर पुराना कोई भी लॉसेस है तो वो लॉसेस भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, या पुराना कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब इतनी ये जो सेक्शंस है ना, इनकी वजह से, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पुराना कोई लॉस चला आ रहा है 2 लाख रुपीस के लॉस की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, वो लॉस को आप अब सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप ये सेक्शन ले लेते हैं तो, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस था तो। अब एक और चीज समझता, जैसे 35AD का कोई लॉस है और वो पुराना है, अब आप ये नॉर्मल सेक्शन, नॉर्मल जो उस पहले नॉर्मल था, अभी आप 115 बीएससी ले रहे हो तो वो लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो उसको अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी पर्सन है, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये न्यू टैक्सेशन रिजिम है, इसका क्या हर साल ऑप्शन है, इस बार ले अगले साल ना ले? आंसर इज यस। आपको चाहिए तो आप ओल्ड में जाइए, आपको चाहिए तो आप न्यू में जाइए। एवरी ईयर बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम यू हैव एन ऑप्शन कि एग्जिस्टिंग या फिर आपको न्यू टैक्सेशन रिजिम। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है, अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है और आपने ये 115 बीएससी को फॉलो कर दिया तो आपको हर साल 115 बीएससी लेना पड़ेगा। लेकिन किसी ईयर में अगर कंडीशन वायलेट कर दी और आप इससे बाहर आ गए तो वापस आप 115 बीएससी में नहीं आ सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है या पीजीबीपी का इनकम है। मैंने क्या बोला? देखो पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन, बट अगर पीजीबीपी का इनकम है एंड वंस यू ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर सेक्शन देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस न्यू टैक्सेशन रिजिम। इन एनी ईयर इफ यू वायलेटेड एनी कंडीशन एंड यू कम आउट फ्रॉम दिस न्यू टैक्सेशन रिजिम देन अगेन you cannot again opt this new taxation regime till the time you are having the PGBP income. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना, आपका टीडीएस जो कटा है वो टीडीएस अगर मान लो टीडीएस सर कौन सी रेट से कटेगा, तो आप क्या करोगे? अपने एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन दोगे। एम्प्लॉयर को आपने डिक्लेरेशन दिया कि मेरा टीडीएस 115 बीएससी की स्लैब रेट से काटना है, तो एम्प्लॉयर 115 बीएससी की स्लैब रेट से काटेगा, अदरवाइज वो नॉर्मल स्लैब रेट है उसी से काटेगा। अब एक चीज समझना, हुआ क्या कि मान लो आपका टीडीएस है वो नॉर्मल टैक्स रेट से कटा था, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको लगा कि न्यू टैक्सेशन रिजिम इज मोर बेनिफिशियल, सो कैन यू फाइल द रिटर्न एज पर न्यू टैक्सेशन रिजिम? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। बट दूसरा, अगर इसका उल्टा, मान लो आपका टीडीएस कटा था 115 बीएससी के हिसाब से क्योंकि आपने डिक्लेरेशन दिया था, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यू रियलाइज दैट कैन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, जो नॉर्मल टैक्स सिस्टम है, दैट इज मोर बेनिफिशियल, सो कैन यू फाइल द रिटर्न एज पर नॉर्मल टैक्स सिस्टम? आंसर इज यस, यू कैन फाइल द रिटर्न एज पर नॉर्मल टैक्स सिस्टम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट?
नॉट? यस। उसके बाद एक सेक्शन है 115 बीएडी। 115 बीएडी जो है ना, दैट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ सेक्शन 115 BAA। जो 115 BAA अपन ने पढ़ा था डोमेस्टिक कंपनी के केस में 22% टैक्स रेट, 115 बीएडी इज एग्जैक्ट रेप्लिका। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए था, ये तुम्हारे रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए था, ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। इसमें भी 22% टैक्स रेट का आप ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नॉर्मल टैक्स रेट क्या होता है? स्लैब रेट अप टू 10,000 देयर इज नो टैक्स, सॉरी अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, मोर देन 20,000 आपका 30% टैक्स रेट था। वो ना लगा के और आप डायरेक्टली 22% वाला बेनिफिट है वो ले सकते हैं, 22% प्लस 10% प्लस 4%। लेकिन अगर मान लो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेती है तो उसको एएमटी नहीं लगेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो उसको नहीं लगेगा। बाकी सेम प्रोविजन वैसे के वैसे जो कि मैंने आपको 115 BAA में अभी रिवाइज कराए थे। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी एसएससी 115 BA, BAA, BAB, BAC या BAD लेता है तो उस पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन उसको 40% ही मिलेगा। मींस 40% से एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं, बट मैक्सिमम डेप्रिसिएशन है वो 40% ही मिलेगा। अब आप बोलोगे सर 40% ही तो मिलता है, लेकिन आपको याद है वो 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने कोई भी वो मोटर व्हीकल खरीदा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पता है वो 45% भी वहां डेप्रिसिएशन का रेट था, इफ दैट मोटर व्हीकल इज यूज फॉर हायरिंग सिस्टम। हायरिंग के लिए अगर यूज हो रहा है तो 45% था, तो वो 45% नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपको 40% ही मिलेगा। उसके बाद में बेटा यहां पे कुछ और यहां जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको देखने हैं। उसके बाद में मैं बताऊं जो मैंने कंपाइलर में लास्ट में, कंपाइलर के लास्ट में इस बार मैंने बहुत अच्छी चीज ये की है कि आप देखोगे टॉपिक्स में मैंने दे रखा है कहां से आपको क्वेश्चन देखना है। अब आपको इस ये जो मैंने आपको स्पेशल रेट्स पढ़ाई इसके क्वेश्चन आप कहां से देखोगे? तो पहले तो क्वेश्चन आप कहां से देखोगे, जो मैंने यहां पे दे रखे हैं ये 2-3 क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद जो आपके लास्ट के एग्जाम हुए हैं, लास्ट के एग्जाम में से आप अपने कंपाइलर में जाओगे और कंपाइलर के पीछे आपको मिलेगा एक तो मई 2022 एग्जाम का पेपर, उसका पहला क्वेश्चन है वो उसमें बीएबी या बीडब्ल्यूए वाला है, या उसके साथ में आप देख लीजिए नवंबर 2021 का पेपर, नवंबर या दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो एग्जाम पेपर है उसमें भी क्वेश्चन जो है वो 115 बीडब्ल्यूए या बीएबी से था। तो ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप पीजीबीपी एक बार कर लेंगे उसके बाद करेंगे तो आपको इजीली समझेगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे कुछ और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। वन इज द 115 बीबी दैट इज रिलेटेड टू द विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, गाइस दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। उसके बाद एक सेक्शन होती है 115 बीबीई दैट इज द डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 68 से लेकर 69D। अगर कोई ऐसा कैश क्रेडिट हो जाता है आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, या फिर जैसे आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, तो आपको पता है इट इज टैक्सेबल एट द रेट 60% प्लस 25% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इफेक्टिवली इट इज अ 78% की रेट से टैक्स लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद में एक चीज समझना, ये जो स्पेशल रेट्स की इनकम जो है और एज वेल एज द ये विनिंग वाला इनकम, इसके सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होते, ग्रॉस इनकम ये टैक्सेबल हो जाती है। एक और चीज समझना, ये जो डीम्ड इनकम और एज वेल एज द विनिंग की इनकम है इसके सामने कोई भी लॉसेस आप दूसरे सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसके सामने कोई भी लॉसेस है वो आप दूसरे लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और सेक्शन आती है 115 बीबीएफ। 115 बीबीएफ क्या बोलती है? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम द पेटेंट। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपने इंडिया में कोई पेटेंट डेवलप किया है, इंडिया में कोई भी पेटेंट है वो इंडिया में डेवलप किया है, तो उसकी रॉयल्टी इनकम पे यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन पे द टैक्स ओनली एट द रेट 10%, बट ग्रॉस रॉयल्टी इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो देखिए ये रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलपमेंट रजिस्टर्ड इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट 10%, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन। डेवलपमेंट मींस 75% एक्सपेंडिचर उसका इंडिया में इंकर हुआ है डेवलपमेंट पे। सेकंड इज ये ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल होगी एट द रेट 10%, बट यहां इस सेक्शन का बेनिफिट कौन सा एसएससी ले सकता है पता है? ओनली वही ले सकता है जो इंडियन रेजिडेंट पर्सन है, ओनली इंडियन रेजिडेंट पर्सन है वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। एंड गाइस जो ट्रू पेटेंटी है और उसका जो नाम है वो रजिस्टर्ड है इन द पेटेंट एक्ट 1970। एक और चीज समझना, अगर आपने ये ऑप्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो बेटा नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स तक आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। बट अगर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में किसी भी ईयर आपने ये ऑप्शंस को नहीं लिया, तो जिस ईयर में नहीं लिया उसके अगले 5 ईयर्स तक फिर वापस आप इस ऑप्शन को नहीं ले सकते हैं 115 बीबीएफ वाले। उसके बाद एक और सेक्शन 115 बीबीजी। बीबीजी इज रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट का सेल। अगर आप कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल करते हो तो उसका जो भी इनकम रहेगा वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%, 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। ऐसा पीजीबीपी में एक क्वेश्चन भी है जिसमें ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद में एक बात बताऊं,
जितनी भी तुम्हारी अदर स्पेशल रेट्स है वो मैंने रेस्पेक्टिव टॉपिक में कवर कर रखी है। जैसे आप देखोगे 115 बीएससी है, वो 115 बीएससी है वो मैंने आपको ट्रस्ट टॉपिक में कवर किया। ट्रस्ट टॉपिक में इस बार 115 बीबी आई वाली बहुत सारी सेक्शन है, ट्रस्ट टॉपिक में इस बार आई है, वो मैंने वहां कवर की है। कैपिटल गेन वाली कैपिटल गेन में कवर की है, और स्पेशल रेट नॉन रेजिडेंट वाली नॉन रेजिडेंट में कवर की है। अब एक बात समझना, यहाँ पे जो स्पेशल रेट्स है ना, जैसे ये कार्बन क्रेडिट वाला है, या फिर ये रॉयल्टी वाला है, या फिर ये जो विनिंग्स वाला है और डीम्ड इनकम वाला है, इनके सामने कोई भी खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनके सामने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, और इनके सामने कोई भी बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होता है ना, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, उसके केस में क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा, नॉर्मल वाला, या फिर 112A वाला, या एसटीसीजी 111A वाला, तो वो क्या कर सकता है पता है, वो बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले सकता है। जो मैंने आपको बताया था, अनयूटिलाइज बेसिक एग्जामिशन, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन, तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन है, उसका बेनिफिट आप एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A या एलटीसीजी 112 के सामने आप ले सकते हैं। बट कौन ले सकता है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, बाकी स्पेशल रेट्स के सामने आप बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते है करके, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द योर टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा ये लेक्चर। लेकिन सबसे पहली रिक्वेस्ट, ये चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फटाफट है ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं ना देख रहे हैं, मैंने देख रहा कल डेटा देख रहा था 40% स्टूडेंट आर वाचिंग द लेक्चर, दे हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, 3 लाख पूरे हो जाएंगे फटाफट, फिर उसके बाद में दूसरा लेक्चर लाते हैं करके, जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बताऊं, देखो यार अभी जो आपके एग्जाम के डेज रहे ना, वो आप हाथ पे काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फेब मंथ तो है, उसके बाद मार्च अप्रैल 2 ही तो महीने हैं, 60 डेज तो ऐसे चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। और फेब तो ऐसे भी 28 डेज का रहता है, पता ही नहीं चलता कितना जल्दी चला जाता है। तो अभी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको 100% आपका जो फोकस है वो पढ़ाई को लेके ही होना चाहिए, इधर उधर आप टाइम पास मत करिए करके, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे किधर लाइक कहीं टेलीग्राम पे बैठे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, कोई कहाँ पे है, टाइम बहुत बार खराब हो जाता है, अपने को पता ही नहीं रहता कि यार क्या हो रहा है। मैं बताऊँ ना, मेरे को ये लगता है कि आपकी लाइफ में आपको सब चीज़ें करनी चाहिए, बट हर चीज़ करने का टाइम होता है। मैंने मेरी लाइफ में, मुझे पता है कि कौन से टाइम पे क्या जरूरी है, कौन से टाइम पे मुझे क्या करना है लाइफ में। तो आपके लिए ये जो टाइम है ना, ये ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने स्टडी पे ध्यान दो, बिकॉज कमी तो टाइम है, और आपका पूरा दिन जो 24 आवर्स है वो कैसे निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कहीं पे अगर आधा घंटा भी आपका वेस्ट हो रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार, यहाँ आधा घंटा खराब हो गया, या 1 घंटा मैंने खराब कर लिया, 2 घंटे खराब कर लिए। डोंट डू दैट, ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ। आपने जो कल किया था, आज उससे ज्यादा बेटर बनने की कोशिश करिए। बिकॉज मैं बता दूं, इस दुनिया में है ना कोई किसी का नहीं है करके, ठीक है। आप जो भी हो आज, वो सिर्फ आपकी वजह से हो, और आने वाले 10 साल के बाद जहां पे भी आप रहोगे, उसके लिए ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। कोई किसी का नहीं है, मैंने तो लोगों को देखा है करके, ठीक है, बहुत बोलते हैं ये वो, ठीक है, बट भैया कोई किसी का नहीं है। आपको अपनी जिंदगी बनानी है, अपने आप को कुछ ढंग का करना है। सच में आपके दिल में अगर ऐसे जोर की इच्छा है कि नहीं यार सीए बन के कुछ अच्छा करना है लाइफ में, क्योंकि एक ही तो लाइफ मिली है, जी लो उसको करके, ठीक है। ढंग से जी लो यार, ऐसी जियो के मतलब लोग याद करेंगे नहीं यार, ढंग से अपन ने जी, अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए करके, ठीक है। ऐसा फील गुड फैक्टर आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, बिकॉज मेहनत जो होती है ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हिंदी में ऐसा बोलते हैं, कड़ी मेहनत का कोई भी क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेहनत करिए और ऑब्वियसली फ्रूट मिलेगा, और खुश रह के पढ़िए करके, ठीक है। अपने आप को इतना डीमोटिवेट कभी फील मत कराइए, अगर करते भी है, डीमोटिवेट हो भी जाते हैं, तो जस्ट लाइक उससे बाहर निकलिए फटाफट। कैसे बाहर निकल सकते हैं आप, वॉक करने चले जाइए, 1 घंटा आप जोर से मतलब फास्ट फास्ट वॉक करिए करके, ठीक है। आप मोबाइल घर पे छोड़ के जाइए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, और वहां देखिए कितने पेड़ लगे हुए, क्या लगे हुए, आपको अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कराइए। बिकॉज जब तक आप अच्छे से फील करके ना पढ़ेंगे, बस आपको अगर हैप्पी हो और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं वो जब रिलीज हो रहे हैं, तब आप पढ़ेंगे, तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यार सब मेरे को आता है, मैं कर दूंगा, यस आई कैन डू इट करके, ठीक है। आप अपने आप से बोलिए कि ऑल इज वेल, और शायद उससे थोड़ी चीजें ठीक हो जाती है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।